आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगला लेक्चर। हम लोगों ने अभी तक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड के बारे में पढ़ चुका है, एल्कोहल के बारे में पढ़ चुका है। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ईथर के बारे में। जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम ईथर के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बातें करेंगे तो हम यहाँ पर इसको इंडिविजुअल कैटेगरी में नहीं पढ़ने वाले कि SN1 रिएक्शन पहले पढ़े या SN2 रिएक्शन पहले पढ़े। हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिएक्शन होगी, उसके अंदर देखेंगे कि SN1 कब होगा और SN2 कब होगा। तो ईथर के केस में हमें 3 रिएक्शन मिलनी पड़नी है। तो सबसे पहली रिएक्शन है वो हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ते समय इस रिएक्शन को पढ़ा होगा और बोर्ड एग्जाम में तो उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस ही रिएक्शन को हम थोड़ा सा हायर लेवल पे किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिएक्शंस बन सकते हैं, वो सब बातें करेंगे। फिर अगली रिएक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन विथ HI, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ ईथर, कि हमें जब HI के साथ रिएक्शन का ईथर का करवाना है तो वहां पर बॉन्ड क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है। और जो तीसरी रिएक्शन होती है वो होती है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर्स। तो एक एक करके हम लोग रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। तो देखो सबसे पहली बात तो यही है, ये क्या है, ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। यहाँ पर क्या बनेगा, ईथर बनेगा। अब अगर ये ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो हमारे पास सवाल यही है कि आखिरकार कौन कौन यहाँ पर सबस्ट्रेट होगा, कौन सा रिएजेंट होगा, और प्रोडक्ट तो आपको पता ही है। देखो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है एज अ सबस्ट्रेट, और यहाँ पर जो आपके पास रिएजेंट होता है वो सोडियम एल्कोक्साइड होता है। जब आप एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हो तो आपके पास फॉर्मेशन होता है ईथर का। ये आपके पास एक जनरल रिएक्शन है जो कि समझना है। और ये जो रिएक्शन होती है यह एक SN2 मैकेनिज्म होती है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। SN2 मैकेनिज्म है। अगर मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लूं तो एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पर क्या है, CH3Br है और हम यहाँ पर क्या ले लें, सोडियम एल्कोक्साइड ले लें, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3O का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। तो हमने ये तो सीख लिया चलो क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब हम इसके थोड़ा सा मैकेनिज्म की बात करते हैं कि हमारे पास इसका मैकेनिज्म कैसे आया होगा। देखो सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड कैसे होता है। तो आपके पास कोई भी अगर एल्कोहल हो और एल्कोहल की रिएक्शन यदि आप NaOH किसी बेस के साथ करवा दो तो यहाँ पर आपके पास RO- Na प्लस वाटर का लिबरेशन होता है। एक सिंपल एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एसिड है, तो सामने क्या है आपके पास बेस, और एसिड बेस रिएक्शन से आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका नाम आप बोलोगे सोडियम एल्कोक्साइड। और ये जो सोडियम एल्कोक्साइड होता है यही एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। पॉइंट क्लियर एकदम अच्छे से। अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर RX है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये जो RO- Na+ है ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड अटैक करेगा, मतलब एक SN2 मैकेनिज्म होती है और फाइनली आपके पास यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर ये एक SN2 मैकेनिज्म है तो यहाँ पर किसके थ्रू होगा, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा। तो अब हम बात करते हैं अगर रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, उसके बाद आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा, उसके बाद आपके पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके पास जो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो कम होता जाएगा। थोड़ा सा और हम इस रिएक्शन को अच्छे लेवल पर लेके जाते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ रिएक्शंस लिखता हूं और आपको एक एक करके उन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। सबसे पहले रिएक्शन है आपके पास CH3CH2Cl प्लस
CH3O Na+। इस रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड इस पर बैक साइड अटैक करेगा, इसको बाहर निकालेगा और आपके पास यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3CH2O और यहाँ पर आ जाएगा CH3। बात समझ में आ रही है। अगर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास CH3O Na+ और यहाँ पर हमारे पास है कुछ इस तरीके से ये वाला एल्किल हैलाइड और हम इस रिएक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? तो हमारे पास अच्छे से पता है, अगर ये सोडियम एल्कोक्साइड और ये एल्किल हैलाइड है तो यहाँ पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है और वो SN2 रिएक्शन होती है। कुल मिला के हम ऐसे कर सकते हैं, वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हमें अच्छे से पता है ये यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता ही नहीं है, तो फाइनली हमारे पास रिएक्शन भी नहीं होगी। ये हमने बात कर चुकी है, किसमें कर सकी है हमने, ये हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते समय कर रखी है। ऐसे ही अगर मान लो मैं आपके सामने कुछ ऐसा ले कहता हूँ CH3 यहाँ पर Cl है और यहाँ पर आपके पास क्या है CH3O Na+। इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। तो इस वाले केस में भी आपके पास क्या है, यहाँ पर ये वाला ग्रुप क्या है, बहुत ही बल्कि है, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास ये एक SN2 रिएक्शन है, तो यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बल्कीनेस ऑफ सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है और हमने पढ़ रखा है ये सबस्ट्रेट क्या होते हैं, कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। मान लो इसी ही में अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करता हूँ, रिएक्शन आपके पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर इस बार मैं एक ब्रिज कंपाउंड लेता हूँ, यहाँ Cl है और यहाँ पर आपके पास है CH3O Na+। जरा ध्यान से बातों को समझना। इस रिएक्शन की बात करते हैं, आपको तो लग रहा होगा सर ये O- यहाँ अटैक करेगा, बाहर निकल जाएगा, लेकिन ब्रिज हेड पोजीशन पर कभी भी SN2 रिएक्शन होती ही नहीं है और हमें पता है जब भी कोई एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ होता है तो वह एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस होती है जो कि एक SN2 मैकेनिज्म होती है और SN2 मैकेनिज्म के लिए आपको सबस्ट्रेट जरूर देखना चाहिए सबसे पहले, क्या वो सबस्ट्रेट रिएक्शन दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो इन बातों से बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ रही हैं कि SN2 मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखा और अटैक करवा के लीविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया, वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। तो अब सवाल आ रहा है कि सर जो यहाँ से एरोमेटिक ईथर बनने वाला था, जो यहाँ से अनसिमेट्रिकल ईथर बनने वाला था, जो यहाँ से एक ब्रिज ईथर बनने वाला था, उन ईथर को बनाने का तरीका क्या है? तो इस पॉइंट को समझो। हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है एल्काइल हैलाइड और एक है आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड, है ना। तो आपको यही चूज करना आना चाहिए कि किसकी वजह से रिएक्शन होने वाली है और किसकी वजह से रिएक्शन नहीं होने वाली है। आपको सबस्ट्रेट में ध्यान रखना है, कभी भी एल्काइल हैलाइड आपके पास 3 डिग्री RX नहीं होना चाहिए, कभी भी एल्काइल हैलाइड आपके पास एरोमेटिक नहीं होना चाहिए और कभी भी एल्काइल हैलाइड आपके पास एक ब्रिज्ड कंपाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ही आपके पास SN रिएक्शन या ज्यादा अच्छे से बोलो SN2 रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें प्रिपेयर ही करना है, जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है, मान लो हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना है CH3 और यहाँ पर O और यहाँ पर क्या है हमारे पास CH3। ये एक हमारे पास ईथर है, इस ईथर का एक कॉमन नाम अगर मैं बात करूँ तो इस ईथर का कॉमन नाम होता है टर्ट ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। इस ईथर को आपको प्रिपेयर करना है। तो अब हम इसके लिए सबस्ट्रेट ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो हम इसके लिए दो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी की बात करूं तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है CH3 यहाँ पर X और यहाँ पर आ जाएगा CH3O Na+। दूसरी जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी CH3X प्लस CH3
और यहाँ पर O माइनस Na+। इस पॉइंट को समझो। जब आप ये लोगे तो आपके पास एल्किल हैलाइड कौन सा है, 3 डिग्री है, और हमने अभी भी पढ़ा SN2 रिएक्शन नहीं होती है, तो ये वाला तरीका आपके पास गलत है। जबकि इस वाले तरीके में ये वाला नेगेटिव इस जगह अटैक कर देगा और यहाँ पर आसानी से SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और ये वाला तरीका सही है। मतलब यदि आपको ये वाला ईथर प्रिपेयर करना है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, टर्टबुटाइल मिथाइल ईथर है, तो आप लोग कभी भी 3 डिग्री सबस्ट्रेट एज अ हैलाइड नहीं लोगे। आप हमेशा जो बल्की ग्रुप होगा उसको रिएजेंट के साथ रखना, और जो हल्की ग्रुप होगा, जो स्मॉल होगा, उसको आप सबस्ट्रेट के साथ रखना। पहला पॉइंट नोट करो, जब भी आपको अनसिमेट्रिकल ईथर प्रिपेयर करना हो, उसमें एक ग्रुप बड़ा हो, एक ग्रुप छोटा हो। जैसे एक ग्रुप ये वाला बड़ा है और एक ग्रुप छोटा है, तो हमेशा याद रखना जो बड़ा वाला ग्रुप होता है वो आपके पास रिएजेंट के साथ जाता है, और जो छोटा वाला ग्रुप होता है वो आपका हैलाइड के साथ जाता है। पहली बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब हम अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास कैसा है, ध्यान समझना। सबसे पहले हमें जो ईथर बनाना है वो हमें ईथर कुछ थोड़ी सी और जगह ले लेते हैं। जो हमें ईथर बनाना है वो हमें एक एरोमेटिक ईथर बनाना है, और इस एरोमेटिक ईथर का नाम होता है हमारे पास एनिसोल। इस एरोमेटिक ईथर को बनाने के हम लोग 2 पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ऐसी हो सकती है कि यहाँ पर आप क्या ले लो, Cl ले लो, और यहाँ पर आप क्या ले लो, CH3O Na+ ले लो। जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस बार क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर CH3Cl ले लो, और यहाँ पर आप रिएजेंट में क्या ले लो, एरोमेटिक पार्ट ले लो। ठीक है, ये आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है एरोमेटिक ईथर बनाने की। अब आप खुद सोचिए, देखो इस वाले केस में अगर मैं बात करता हूं तो आपको कुल मिला के एक SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही ईथर का प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो अगर इस वाले केस में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होने वाली। जबकि इस केस में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा, और इस वाले केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिसोल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने क्या याद किया, जब भी हमें अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो, जो बड़ा ग्रुप हो वो रिएजेंट के साथ जाएगा, छोटा ग्रुप हैलाइड के साथ जाएगा। दूसरा पॉइंट, जब भी हमें एरोमेटिक ईथर बनाना हो तो जो एरोमेटिक पार्ट है वो रिएजेंट के साथ जाएगा, और जो एलिफेटिक पार्ट है वो सबस्ट्रेट के साथ जाएगा। अच्छा सर, अगर हमें दोनों ही में एरोमेटिक पार्ट लगाना है तो वहां पे डिफिकल्टी हो जाती है, वहां पर रिएक्शन नहीं होती है ना, वो बनता ही नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन की मैं और बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ब्रिज्ड ईथर बनाना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको ये ऐसा ब्रिज्ड ईथर बनाना है। अब ब्रिज्ड ईथर को बनाने की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी है वो आपके पास ये हो सकती है, यहाँ पर आप हैलाइड ले लो जैसे Cl, और यहाँ पर आप ले लो CH3O Na+। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो आप यहाँ पर इस बार जो ब्रिज वाला कंपाउंड है वो आप ले लो O Na+, और यहाँ पर हैलाइड आप कुछ ऐसा ले लो। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? दोनों में ही फर्क है। जब आप ब्रिज्ड कंपाउंड लोगे तो ब्रिज्ड कंपाउंड हैलाइड में कभी भी आपके पास SN2 रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन यहाँ इस वाले केस में ये नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ऐसे बन जाएगा, तो आपका फाइनल ये बन जाएगा, मतलब यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी। तो आपको जब भी ईथर की प्रिपरेशन करनी है तो आपको सिलेक्शन ऑफ सबस्ट्रेट करना बहुत अच्छा आना चाहिए। जैसे मानो एक एग्जांपल की मैं और बात करता हूँ, आपको यहाँ पर फॉर्म करना है CH3O, और यहाँ पर करना है CH2, और यहाँ पर CH3। यहाँ पर भी 2 पॉसिबिलिटीज की बात कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3O Na+, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3CH2Cl। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3Cl और CH3CH2O Na+। तो यहाँ पर जरा ध्यान देखो, ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है, तो ये वाला ग्रुप थोड़ा सा क्या है, बड़ा, और जब भी कोई बड़ा ग्रुप होता है वो किसके साथ जाता है, रिएजेंट के साथ जाता है। पहला पॉइंट मैंने यही लिखाया था। और जो छोटा ग्रुप है वो किसके साथ जाएगा, हैलाइड के साथ जाएगा। तो अब आप चेक कर लो कि इससे हैलाइड क्या बना है, तो ये हैलाइड बना है, तो ये वाला तरीका आपके पास सही है और ये वाला तरीका आपके पास गलत है। कुल मिला के 2 ही पॉइंट आपके काम आने वाला है। जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो बड़ा वाला ग्रुप हमेशा रिएजेंट के साथ लेके जाना, छोटा वाला ग्रुप
हमेशा सबस्ट्रेट के साथ लेके जाना। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, SN2 करवानी है, और वो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर पर डोमिनेट करते हैं। तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वहां पर SN2 रिएक्शन भी फास्ट होगी। तो ये सारी बातें हम SN2 रिएक्शन करवाने के लिए कर रहे हैं। मान लो मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूं। आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आपको यहाँ पर एक ऐसा सा ईथर प्रिपेयर करना है, CH2 यहाँ पर O और यहाँ पर CH3। इस ईथर को प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, आपके पास दो ही सबस्ट्रेट होते हैं, तो आप यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लोगे, बड़े वाले सबस्ट्रेट को आप ले लोगे ऐसा CH2O Na+, और छोटे वाले सबस्ट्रेट को आप ले लोगे कुछ ऐसा। तो बहुत ही आसानी से चीजें हो जाती हैं। तो यही होता है आपका विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब हम यहाँ पर नोट में एक बात समझेंगे, जब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म कर दूंगा, जब हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो जाएगी, तब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस हमने पढ़ रखी हैं, फिर हम सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं जो मेन रिएक्शंस होती हैं, और फिर हम इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म करेंगे। तो जब मैं आपको सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन पढ़ाऊंगा तो उस समय में मैं आपसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस की फिर से एक बार बात करने वाला हूं। ये फिर से बात करने का कारण बहुत ही जरूरी होगा, तब आपको मैं इस रिएक्शन के थ्रू बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा कब आपके पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा और कब आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट डोमिनेट करेगा। तो अभी से दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि सर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में भी कंपैरिजन होगा, तो हाँ, इसलिए आप जब सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ो। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, SNI क्या होता है, ये सारी बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, है ना। ये सब बातों को आपको अधिकतर समझ में आ चुकी होंगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ईथर की सबसे पहली रिएक्शन खत्म हो चुकी है। दूसरी रिएक्शन होती है रिएक्शन विथ HI। तो अब हम बात करते हैं अपनी ईथर की सेकंड रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसका नाम है रिएक्शन विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन। देखो, जब हम रिएक्शन विथ HI पढ़ते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है ये SN1 मैकेनिज्म के साथ भी हो सकती है और SN2 मैकेनिज्म के साथ भी हो सकती है। इस रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। एग्जांपल मैं लेता हूं, आपके पास यहाँ पर क्या है, ROR' है, ये ईथर है, और जब आप ईथर के साथ रिएक्शन करवाओगे HI की, तो ये HI की रिएक्शन आपकी SN1 के थ्रू भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकती है, और यही रिएक्शन आपकी SN2 के थ्रू भी प्रोडक्ट फॉर्म कर सकती है। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेगी ये सेकेंडरी बात है, प्राइमरी बात ये है कब करने वाली है SN1 और कब करने वाली है SN2। देखो, यहाँ पर हम दो केस की बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है केस 1। यदि हमारे पास ये वाला R क्या है, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो या फिर 3 डिग्री हो, और ये वाला R सिर्फ क्या हो, 3 डिग्री हो, या 3 डिग्री के अलावा और मोर स्टेबल देन 3 डिग्री, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। मोर स्टेबल का मतलब क्या हो सकता है, वहां पर रेजोनेंस फैक्टर वगैरह लगा के आप पास समझ सकते हो। तब इस केस में आपके पास जो मैकेनिज्म होगी वो मैकेनिज्म होगी SN1, ठीक है। और अगर मैं केस 2 डिस्कस करता हूं तो केस 2 में आपके पास ये वाला जो R है वो 1 डिग्री या सिर्फ 2 डिग्री ही हो, और ये वाला R' भी आपके पास 1 डिग्री या सिर्फ 2 डिग्री ही हो, ठीक है। तो इस वाले केस में आप लोग SN2 की बात करोगे। अगर आपके पास एक भी R, लिख देता हूं, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं हिंदी में लिखता हूं, यदि आपके पास एक भी R 3 डिग्री हो गया तो वहां पर SN1 मैकेनिज्म लग जाएगी। अगर आप इतनी बात समझ जाओगे तो आपका कभी भी HI के साथ कोई भी रिएक्शन गलत नहीं होने वाला। कुल मिला के बात यह है, SN1 की सारी कहानी कार्बोकैटायन पर ही डिपेंड होती है। मैंने बोला था ना, तुम ही से शुरू और तुम ही पर खत्म। वो जो तुम ही था SN1 के लिए वो कार्बोकैटायन था। चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, चाहे आप हैलाइड में पढ़ो, चाहे आप एल्कोहल में पढ़ो, चाहे आप ईथर में पढ़ो, चाहे आप किसी भी सबस्ट्रेट में बात करोगे, SN1 की पूरी दुनिया कार्बोकैटायन से ही शुरू होती है और कार्बोकैटायन पर ही खत्म होती है। चलो, ये बात तो हमारे पास हो चुकी है। अब मैं आपके सामने दो मैकेनिज्म डिस्कस करने वाला हूं, और ये जो मैकेनिज्म होंगी ये पूरी की पूरी सबस्ट्रेट पर डिपेंड होंगी। जरा ध्यान से देखना,
CH3, यहाँ पर CH3O, यहाँ पर क्या जाएगा CH3, और सामने आपके पास क्या है HI है। ठीक है, मैं आपको मैकेनिज्म नहीं भी करवाऊंगा, उससे पहले आप बता दो कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म लगेगी। देखो जरा ध्यान से समझो, ये वाला जो आपके पास पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, R का 3 डिग्री, और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है 1 डिग्री। मुझे बताइए केस 1 और केस 2 में किस में लाई कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर ये केस 1 में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर जो हम मैकेनिज्म करवाएंगे वो मैकेनिज्म हमारे पास क्या होगी, SN1 मैकेनिज्म होगी। हमें पहले ये समझ में आ चुका है कि इसमें SN1 मैकेनिज्म होगी। अब हम समझते हैं कि आखिरकार SN1 मैकेनिज्म हो ही कैसे रही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। CH3, यहाँ पर आपके पास CH3 और यहाँ पर क्या है CH3, सामने क्या है आपके पास HI है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस पे प्लस पर अटैक करेगा, तो आपके पास प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो जाएगा। तो जब आपके पास प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो जाएगा तो आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, पुअर लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे हो। अगले ही स्टेप में आपके पास ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से कार्बोकेटाइन का CH3 और यहाँ पर प्लस, और साइड में आपके पास क्या आ जाएगा CH3OH। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये जो कार्बोकेटाइन का बनना है, ड्राइविंग फोर्स क्या थी, इसी कार्बोकेटाइन बनना, तो ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है जो कि क्या है, ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या होने वाला है, अगले स्टेप में आपके पास यहाँ पर जो I- था, है ना, I-, वो इस I- पर अटैक कर देगा। ठीक है, ये आपका स्लो स्टेप था, ये आपका स्लो स्टेप था, और यही आपका RDS स्टेप था। इस बात को आप ध्यान रखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ पर I। इस तरीके से आपके पास मैकेनिज्म चलने वाला है। लेकिन अगर हमने क्या किया, अगर हमने एक्सिस में HI ले लिया, अगर हमने HI को क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया, तो उस वाले केस में आपको ध्यान रखना है, ये तो आपने बना दिया, तो आपके पास अब क्या बचा हुआ है, CH3OH बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये फिर से HI के साथ रिएक्शन करेगा, फिर से वही कार्यक्रम होगा, CH3OH प्लस H, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात समझना, यहाँ पर आपके पास सामने क्या आएगा, I- आएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और CH3I का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एल्किल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली बात हमें ये समझनी होती है कि सबस्ट्रेट कैसा है। सबस्ट्रेट से आपको मैकेनिज्म का टाइप लेके आना है, फिर आप देखो अगर SN1 है तो उसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होके फिर आपको आयोडीन बनाना है। उसके बाद अगर आपके पास HI एक्सेस में है तो उस वाले केस में आपको जो बचा हुआ एल्कोहल है उसको भी एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। ये अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको SN1 मैकेनिज्म की पूरी कहानी समझाई है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं सबस्ट्रेट का SN2 के लिए और फिर हम डिफरेंट क्वेश्चन से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी SN2 मैकेनिज्म, ये कैसे होने वाली है HI के साथ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सबस्ट्रेट देखो, हमारे पास सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और सामने क्या है हमारे पास HI है। तो सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट को देखकर पता लगाना है ये SN1 मैकेनिज्म है कि SN2 है। देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो क्या है आपके पास 1 डिग्री है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास क्या है 2 डिग्री है। और हमने केस 2 में बात किया था यदि एक 1 डिग्री हो और दूसरा अगर 2 डिग्री है तो हमारे पास यहाँ पर जो मैकेनिज्म लगने वाली है वो SN2 ही लगने वाली है। तो इस वाले केस में क्या होगा, सबसे पहले ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इससे प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा CH3OH प्लस, और यहाँ पर क्या जाएगा CH3 और यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर जो I- है, देखो अब यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांजिस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये I- क्या कर देगा, बैक साइड अटैक कर देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3I प्लस CH3 CH CH3 यहाँ पर OH।
फिर से वही कहानी है, यदि आपके पास HI एक्सिस में होगा तो HI एक्सिस में होने की वजह से यहाँ पर क्या कहानी आ जाएगी, फिर से HI रिएक्ट करेगा और आपके पास यहाँ पर भी एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नोट में एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि आखिरकार हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा जब भी HI के साथ आएगा। देखो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको सबस्ट्रेट को देखना है। जैसे ही आप सबस्ट्रेट को देखोगे आपको वहां पर देखना है क्या कोई कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा। अगर आपके पास कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा तो वह रिएक्शन किससे जाएगी, SN1 से जाएगी। और अगर वहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा है, यदि वहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो रिएक्शन किससे जाएगी, SN2 से जाएगी। बस सिंपल सी बात इतनी आप ध्यान रखो। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास कुछ ऐसा, जरा ध्यान से देखना, CH2O और यहाँ पर क्या है हमारे पास CH3 और यहाँ हम लेते हैं HI। देखो जब तक एक्सेस ना लिखा हो तब तक आप उसको 1 मोल टाइप का ही मान के चलना, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले आप देखो क्या करना है, आप यहाँ पर दोनों तरफ बॉन्ड ब्रेक करवा के देखो। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करवाओगे तो CH3+ बनेगा, यहाँ आप बॉन्ड ब्रेक करवाओगे तो आपको CH2+, एक बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। और बेंजाइल कार्बोकैटायन क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। आपको अच्छे से पता है जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो जो आपके पास कार्बन बनेगा वो यहाँ बनेगा, तो I- वाला पार्ट यहाँ पर चुपचाप आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, CH2I + CH3OH। पॉइंट क्लियर है क्या? आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए ईथर का, सबसे पहले HI लिखा होगा तो आपको क्या करना है, वहां पर दोनों कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़कर ये देखना है क्या कोई स्टेबल कार्बोकैटायन है। स्टेबल कार्बोकैटायन से मेरा मतलब है कम से कम 3 डिग्री कार्बोकैटायन या उससे ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एलाइल कार्बोकैटायन है, तो उस वाले केस में चल सकता है। तो आप वहां पर क्या करवाओगे, कार्बोकैटायन बना के आयोडीन का अटैक करवा दो तो एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं और उठाता हूं। अब इस वाले केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा है, O यहाँ पर क्या है CH3, सामने क्या है HI। अब आपको सबसे पहले दिमाग में बॉन्ड तोड़नी है। जब आपने ये वाली बॉन्ड तोड़ी तो यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि स्टेबल नहीं है। जब आपने यहाँ बॉन्ड तोड़ी तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है जो कि स्टेबल नहीं है। दोनों ही केस में कोई कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो हमारे पास मैकेनिज्म जाएगी वो SN2 मैकेनिज्म जाएगी और इस वाले केस में हमारे पास जो छोटा पार्ट है उसके साथ I आ जाएगा। क्यों, SN2 मैकेनिज्म है तो हमेशा अटैक ज्यादा वहां होगा जहां पर आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर कम है तो CH3I और प्लस इस तरीके का आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जबकि ये वाली मैकेनिज्म कौन सी थी, SN1 मैकेनिज्म थी। तो दोनों में ही थोड़ा सा चेंज आएगा, आपके आंसर में वेरिएशन आएगा। तो अब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने पास इन क्वेश्चंस की। हम लोगों ने HI की पूरी कहानी समझ ली है, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को तोड़ना है और स्टेबिलिटी चेक करनी है। अगर बनने वाला कार्बन स्टेबल है तो SN1 मैकेनिज्म, वरना आप SN2 मैकेनिज्म से छोटे ग्रुप पर अटैक करवा दोगे। देखो सबसे पहले हम लोग माइंड में तोड़ते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर पॉजिटिव आया, एराइल कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। यहाँ से ब्रेक किया, ये वाला कार्बोकैटायन ये भी स्टेबल नहीं है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो I- है वो छोटे वाले पार्ट, ये वाला छोटा वाला पार्ट है, इस पर अटैक कर देगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I प्लस इस तरीके से फिनॉल। क्यों, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म है, SN2 मैकेनिज्म है। और SN2 मैकेनिज्म हमेशा वहां पर फास्ट होती है जहां पर छोटा वाला ग्रुप क्या हो, मतलब छोटा ग्रुप होता है कुल मिला के, ठीक है। इस वाले केस में देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना। इस वाले क्वेश्चन में वही कहानी होगी। जरा देखो यहाँ पर 2 ईथर हैं और HI एक्सिस में है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, छोटा वाला ग्रुप कौन सा है, ET है, तो ET यहाँ पर भी है, ET यहाँ पर भी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ ETI के फॉर्म हो जाएंगे, प्लस आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे OH और यहाँ पर OH। अब
अब कहानी को समझना ध्यान से। आपके पास HI एक्सेस में है तो यहाँ पर फिर से आपके पास HI आ जाएगा और HI आ जाने से आपके पास फिर से यहाँ पर I और यहाँ पर I। और कभी भी एडजेसेंट में दो आयोडीन नहीं होते हैं, यहाँ से ये आयोडीन बाहर निकल जाएंगे I2 की फॉर्म में और आपके पास कुछ ऐसा फॉर्म हो जाएगा एल्कीन। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है। और आप हमेशा याद करना कि कभी भी जब विसिनल आयोडाइड होंगे तो वहाँ से I2 बाहर निकाल के हम एल्कीन का फॉर्मेशन कर देंगे। इस रिएक्शन को आपको याद कर लेना है एकदम अच्छे से। अब आपके पास फर्दर फिर HI है और HI का आप यूज करके यहाँ पर सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पर H और यहाँ पर I लगा सकते हो। सिमेट्रिकल एल्कीन थी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कुल मिला के कितने HI आपने यूज किए? 2 HI के मॉलिक्यूल तो आपने यहाँ यूज किए, एक HI का मॉलिक्यूल आपके पास यहाँ पर यूज हुआ और O+H 2 OH है ना, तो एक और आपके पास हुआ 2 और 2 4 और एक HI का मॉलिक्यूल यहाँ पर यूज हुआ। तो टोटल आपके पास 5 मोल HI क्या हुए? कंज्यूम हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इसको जरा ध्यान रखना। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? वही प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होकर क्या हो जाएगा? आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर O, यहाँ पर H, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ऐसा था। अब देखो ये वाला क्या है 1 डिग्री, ये वाला क्या है 2 डिग्री। इसमें SN2 मैकेनिज्म ही होगी। अगर आपके पास I- आएगा और SN2 मैकेनिज्म दिखाएगा तो I- यहाँ पर अटैक करेगा बैक साइड, क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस क्या है कम, तो ये वाली बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगी। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, I यहाँ पर OH और कुछ ऐसे। पॉइंट क्लियर एकदम? आपको बस सबसे पहले ये पहचानना होता है SN1 मैकेनिज्म है कि SN2 मैकेनिज्म है। उसके बाद तो SN2 है अगर, तो छोटे वाले जहां पर हिंड्रेंस कम है वहां पर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। और एरोमेटिक एक बहुत ही खतरनाक स्टेबिलिटी होती है, अच्छे से आपको पता है। तो यहाँ पर आपको अब सीधा प्रोडक्ट दिख रहा है कि कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? एल्कोहल आ जाएगा, OH। इस वाले केस में देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला 3 डिग्री कार्बोटाइन है, तो आसानी से समझ में आ रहा है PHC, यहाँ पर Me, यहाँ पर H, यहाँ पर I। तो ये भी आपके पास SN1 मैकेनिज्म है और ये भी आपके पास SN1 मैकेनिज्म है। लेकिन एक बात और समझ सकते हो, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा है? कायरल कार्बन है। तो यहाँ पर आपके पास रेसमाइजेशन हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो हमेशा कहीं ना कहीं साइड में चलती रहेगी, तो इससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है यहाँ पर मैकेनिज्म कब कौन सा क्या लगने वाला है और आपके पास HI का रिएक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम एक लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। तो अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड रिएक्शन ईथर की, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपको बहुत अच्छे से समझना भी है। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि आखिरकार ईथर किस कंडीशन में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिखाने वाला है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है जहां पर खुद वाटर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करने वाला है और जहां पर ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन लेते हैं ROR-। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? ये आपके पास ईथर है और मैं यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस लिखता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर सिर्फ सिंपली वाटर लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ईथर लूंगा और वाटर लूंगा तो एक तो आपके पास लिखने का तरीका ये होगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को, दूसरा मैं लिखूंगा यहाँ पर OH- वाटर और जो तीसरा तरीका होगा वो हमारा होगा H+ वाटर। ये आपके पास 3 कंडीशन होती है हाइड्रोलिसिस की। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे पास कंडीशन फॉर न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस है जहां पर ये खुद न्यूट्रल है। ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास बेसिक हाइड्रोलिसिस की और जो लास्ट कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है एसिडिक हाइड्रोलिसिस की। अब मेरा सवाल आप लोगों से बस इतना सा है कि मुझे बताइएगा अच्छे से एकदम कि क्या ये तीनों ही जो आपके पास रिएक्शंस लिखी हैं इन तीनों में ही ईथर का हाइड्रोलिसिस होने वाला है? तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ईथर है इस ईथर पे क्या है? लोन पेयर है ऑक्सीजन पर और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी होगा और यहाँ पर वाटर जो है वो वाटर भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो आपको अच्छे से पता है जब ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है तो ये पक्की बात है इसके साथ रिएक्शन नहीं करने वाला, तो इसीलिए वाटर का साथ ईथर का रिएक्शन जनरली ऐसे नहीं करते।
अगर बेसिक हाइड्रोलिसिस की बात करता हूं तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो इस वाले केस में भी आपके पास रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, तो यहाँ पर इंटरेक्शन होगी, तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको यही सीखना होता है कि आखिरकार तीनों कंडीशंस में से कब आपके पास ईथर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दिखाएगा और कब नहीं दिखाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा तो उस केस में ईथर में हाइड्रोलिसिस देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वाटर है, ये वाटर क्या है, यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो आपको पता है जब भी वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल होता है तो वहाँ पर क्या होती है, ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और जब भी आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो वहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN1 फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस फॉलो करेगा, और दूसरी बात होती है इसके पास SN1 मैकेनिज्म होगी। तो मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर जो होती है वह एक SN1 मैकेनिज्म होती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ले लिया और सामने मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, H+/H2 रख दिया। अब पॉइंट समझना ध्यान से, मैं यहाँ पर ईथर को क्या कर देता हूँ, लेबलिंग कर देता हूँ। मैं रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, O18 बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं रिएजेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ डाइल्यूट H2SO4। रीजन क्या है, क्योंकि वाटर की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। या फिर मैं रिएजेंट को H3O+ की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इन तीनों ही तरीके से मैं ईथर का हाइड्रोलिसिस समझा सकता हूँ। अब देखना ध्यान से हुआ क्या, सबसे पहले स्टेप में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर H+ है, तो ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा इस तरीके से, तो आपके पास प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, और ये तो O18 था ही। जब आपने प्रोटोनेशन ऑफ ईथर करवाया तो अब यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ गया, तो अब आप ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करके आएगा या फिर ये वाली बॉन्ड ब्रेक करके आएगा। तो आपको पता है ये एक SN1 मैकेनिज्म है, तो SN1 मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोटाइन डिसाइड करती है। तो ये वाली बॉन्ड जब यहाँ जाएगी तो आपके पास ये तो फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो जाएगा O18H प्लस साथ में आपके पास यहाँ पर इस तरीके का कार्बोटाइन फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कार्बोटाइन ऐसा फॉर्म हो जाएगा आपके पास इस तरीके का। पॉइंट समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से। मतलब ये जो स्टेप था, ये स्टेप आपके पास होता है RDS स्टेप। ये जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है इसी हम स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वाटर है आपके पास, ये वाटर यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा और फाइनली आपके पास क्या हो जाएगा, OHH प्लस, और ये H+ आप निकाल दोगे क्योंकि H+ का आना और जाना दिल पर नहीं लेते हैं। तो ये आपके पास हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बन जाएगा। को समझ में आ रहा है। सबसे पहले मैंने आपको ये वाली कंडीशन वाला फंडा समझाया, फिर मैंने आपको SN1 का कॉन्सेप्ट समझाया, क्योंकि वाटर था और वाटर एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये SN1 मैकेनिज्म दिखाएगा। अब मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, ये डिफरेंट लिखने का तरीका है। अब सवाल था सर आपने ऑक्सीजन को लेबलिंग क्यों किया। ऑक्सीजन को लेबलिंग करने का कारण ये था, यदि मैं यहाँ पर लेबलिंग ना करता तो ये दोनों OH सेम हो जाते, तो आपको मैं ये वाला स्टेप अच्छे से नहीं समझा पाता कि आखिरकार जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो यहाँ से हुआ है और जिससे ये वाला कार्बोटाइन बना है, क्योंकि जो कि ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन है। अगर मैं यहाँ पर भी O ले लेता तो दोनों में फर्क नहीं कर पाते, तो आपको लगता हमने कहीं से भी बॉन्ड ब्रेक कर दिया, जबकि यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो उसको समझने के लिए हमें कुछ तो वहां पर करना पड़ेगा। टू द पॉइंट क्लियर है। सबसे पहली बात एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, दूसरी बात SN1 मैकेनिज्म है, तो हमें कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब मैं आपके सामने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखता हूं, आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। तो अब हम बात करते हैं अपने डिफरेंट क्वेश्चंस की, जिसमें मान लो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ये लेके आता हूँ, CH3CH2O, C यहाँ पर CH3 CH3 और यहाँ CH3 और सामने आपके सामने क्या है H+/H2, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है। तो आपको अच्छे से पता है सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होकर आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि बनने वाला कार्बन ये वाला स्टेबल होगा। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस CH3
CH3 और यहाँ पर OH। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर बहुत ही सिंपल है। बस आपको यहाँ पर SN1 का फंडा या SN1 की मैकेनिज्म लगानी है। मान लो मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरीके का, यहाँ पर आपके पास CH2 है और यहाँ पर आपके पास OCH3 है। अब इस वाले केस में आप कैसे करने वाले हो, सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप यहाँ पर लेबलिंग कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लग जाएगा। तो ये H+/H2O कर दो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन हो गया, बॉन्ड कैसे टूटेगा, तो अब बॉन्ड इस तरफ से टूटेगा क्योंकि बनने वाला कार्बन यहाँ पर स्टेबल बनेगा। तो सबसे पहले 2 स्टेप में करते हैं। आपने यहाँ पर कर दिया CH2+ और यहाँ पर आ जाएगा CH3O18H। अब अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है जो कि इस पर अटैक करके फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मान लो हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। अब आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर O और यहाँ पर O और ये आपके पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन है। तो सबसे पहली बात, क्या यहाँ पर रिएक्शन होगा, तो आप जरा ध्यान से देखो। जब आप प्रोटोनेशन करवा दोगे इसके साथ तो यहाँ पर OH+ आ जाएगा। अब ना ही यहाँ से आप करके पॉजिटिव चार्ज स्टेबल करवा पा रहे हो और ना ही यहाँ से करवा पा रहे हो, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होगी। इस बात को याद रखना है। यदि आप स्टेबल कार्बोटाइल नहीं बना पा रहे हो तो वहाँ पर SN1 मैकेनिज्म नहीं होगी। अगर SN1 मैकेनिज्म नहीं होगी तो वहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर भी नहीं होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और बात करते हैं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, आपको बताना है वहां पर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ये क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन में आप कैसे करने वाले हो। सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पर वही कंडीशन लोगे दोबारा से, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की कंडीशन, बेसिक में और न्यूट्रल में तो होता नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही केस में आप स्टेबल नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ तो ब्रेडस्टूल लग जाएगा। तो आपके पास इस केस में भी रिएक्शन नहीं होने वाली। बात समझ में आ रही है। अब एक लास्ट एग्जाम्पल जो कि बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है उसको मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास OH है और यहाँ पर आपके पास OCH3 है। जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन। आपको कुछ याद आया, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी जहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन मैंने अल्कोहल के साथ पढ़ाई थी और आपको बताया था कि एक्चुअली ये आपके पास क्या है, ये दोनों ही अल्काइल पार्ट हैं, तो ये कीटोन पार्ट है, तो हम इसको बोल सकते हैं एक तरीके से हेमीकीटल। हेमीकीटल याद आया। OR और OH, अगर 2 OR होते तो वहां पर क्या होता, कीटल, लेकिन ये हमारे पास क्या है, हेमीकीटल। अगर हमें हेमीकीटल का हाइड्रोलिसिस करवाना हो तो कैसे होगा, इस पॉइंट को समझो। देखो ध्यान समझना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। सबसे पहला सवाल यही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मिथाइल अपना +I दे रहा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा। ये पहला पॉइंट समझ में आया कि इसने अटैक क्यों नहीं किया, इसने अटैक क्यों किया, क्योंकि यहाँ से +I लगेगा। तो आपके पास यहाँ पर कैसा आ जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर H, तो आपके पास यहाँ पर OH+ और यहाँ आ जाएगा CH3। अब वही सवाल आ रहा है, ईथर का आपने प्रोटोनेशन कर दिया, एक तरह से ईथर ही था ये। अब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड ब्रेक आप इस तरह से करोगे कि बनने वाला कार्बोटाइन क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और एक्चुअली रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स भी है वो कहीं ना कहीं ये बैक डोनेशन डिसाइड करता है, और बैक डोनेशन की वजह से यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, O+H+ और लास्ट में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और आपके पास फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि हेमी एसिटल का हाइड्रोलिसिस करके हम दोबारा से कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। तो उसके पीछे जो बेसिक मैकेनिज्म थी वो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर थी। तो वहां पर आपको थोड़ा सा डाउट अगर रह गया होगा कि सर OH पर अटैक क्यों नहीं किया, OR पर अटैक ही किया, तो ये डाउट अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इस ही की जगह मैं कीटल ले लेता तो कीटल के केस में क्या होता, ये आपका होमवर्क है। मैंने क्या होमवर्क दिया, अगर यहाँ पर मान लो आपके पास कुछ ऐसा होता, क्वेश्चन है यहाँ आपके पास OCH3 होता
और यहाँ आपके पास OET होता, OR है तो ये आपके पास कीटल है और कीटल के सामने में कंडीशन रख देता है H+/H2O। तो इस वाले केस में आप लोग कैसे करते हैं, तो ऐसे ही मैकेनिज्म के साथ आपको होमवर्क करना है। तो हेमी कीटल से कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, लेकिन कीटल से कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बनेगा, हेमी कीटल बनेगा। हिंट दे दिया मैंने, आप खुद ट्राई करना। तो इस पूरे रिएक्शन पूरे के पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ईथर की पूरी कहानी पढ़ ली, जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड जो भी ईथर की बातें होती वो हमने सबसे पहले कर ली। विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा, उसका रिएक्शन विद HI पढ़ा, और फिर लास्ट में हमारे पास रिएक्शन विद वाटर या फिर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक लास्ट पार्ट और बच रहा है जिसका नाम है एपॉक्साइड, जहां पर हम रिंग ओपनिंग ऑफ एपॉक्साइड पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के साथ। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।